Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic. स्टूडेंट आज हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं गैसीय स्टेट में। हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर चुके हैं। गैस पे असरअंदाज होने वाले चार फैक्टर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हम डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस किया और यहाँ पे चार्ल्स लॉ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्यूम का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से किसी भी गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। तो नॉर्मली देखें हम गैसेस को डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, डेट इज वाई हमें गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का पता होना जरूरी है। अदरवाइज गैसेस को नॉर्मली हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए चार्ल्स लॉ को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए जी मैंने वर्ड यहां पे यूज किया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वर्ड हमने क्यों यूज किया इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस, और यहां पे हमने प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये दो फैक्टर हमारे कांस्टेंट रहेंगे चार्ल्स लॉ में। जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ना तो गैस का प्रेशर चेंज हो सकता है और ना ही हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमने एक्चुअली रिलेशनशिप स्टडी करना है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। तो हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं, V इज इक्वल टू KT। और देखें जी स्टूडेंट यहां पे उसी तरह से K हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो किसी भी इक्वेशन में हम यूज करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के इक्वल करने के लिए। इसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की थी बॉयल्स लॉ में। अगर किसी स्टूडेंट को कांस्टेंट्स के बारे में कुछ चीज समझ नहीं हो तो बॉयल्स लॉ का टॉपिक हमारा देख सकता है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई जब इक्वेशन को करेंगे, इसकी एक डिफरेंट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशंस आ सकती हैं जी, V1 डिवाइडेड बाय T1। हमारे पास एक गैस मौजूद है सिलेंडर में जिसका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है, और ये वैल्यू इक्वल्स होंगी V2 डिवाइडेड बाय T2 के इक्वल्स होंगे। मींस हमारे पास दो अलग वॉल्यूम, दो अलग टेम्परेचर है। जिस तरह से आप गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम उसी रेशियो से इंक्रीज भी करेगा। चले हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं किस तरह से ऐसा हो सकता है। हम इसको ना एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हमारे पास एक गैस मौजूद है, एक कंटेनर है जी, उसमें हमारे पास गैस मौजूद है और उस गैस का हम वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं। यहां पे हम कुछ प्रैक्टिकली बात करते हैं इसके बारे में। ये कंटेनर में हमारे पास गैस मौजूद है, इस पे जो पिस्टन लगा हुआ है स्टूडेंट वो मूवेबल पिस्टन है, मींस ये पिस्टन मूव कर सकता है। प्रेशर यहां पे हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट हम प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां पे गैस का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा जिसे हम बोलेंगे V1 बोलेंगे। चले जी मैं यहां पे आपको बोल देता हूं जी, गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है जी 566 सेंटीमीटर क्यूब हम ले लेते हैं गैस का। ये हमारे पास है जी एक इनिशियल वॉल्यूम V1। और चले हम यहां पे एक T1 टेम्परेचर भी सपोज कर लेते हैं जी। T1 टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, यहां पे गैस का जो T1 टेम्परेचर है वो है स्टूडेंट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, गैस हमारी 10 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद है। अब हमने क्या किया, इस गैस का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करना है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होने वाले वॉल्यूम को हमने जो ना यहां पे स्टडी करना है। तो देखिए जी जैसे हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसको हीट करेंगे तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और गैस एक्सपैंड होके यहां तक हमारे पास गैस का वॉल्यूम आ गया। ये है जी हमारे पास V2। और इस वक्त यहां पे जो हम टेम्परेचर यूज कर रहे हैं T2, वो आप कह सकते हैं जी हमने टेम्परेचर 10 से कर दिया है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, और प्रेशर यहां पे अगेन एक कांस्टेंट फैक्टर होगा।
अच्छा जी, V2 हमारे पास कितना हो गया है? मैं यहां पे वॉल्यूम लिख देता हूं स्टूडेंट 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जी, मैंने आपके पास प्रैक्टिकली कुछ वैल्यूज मेंशन कर दी हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के। चलिए जी, हम इस इक्वेशन पे इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज हैं ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के इक्वल आती है कि नहीं। तो देखें जी, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास है जी 566 और इनिशियल टेम्परेचर मौजूद है जी 10 डिग्री सेल्सियस। फाइनल हमारे पास वॉल्यूम आया है 746 डिवाइडेड बाय फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज हमारे सामने आती है और आंसर आ जाता है कुछ इस तरह से 56.6 इज इक्वल टू 7.46। हाउ इट इज पॉसिबल? ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल ही नहीं है आपस में। इसका मतलब है जी चार्ल्स लॉ गलत है। तो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली लॉर्ड कैल्विन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि हम चार्ल्स लॉ में डिग्री सेल्सियस स्केल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें कैल्विन स्केल यूज करना पड़ेगा। तो चार्ल्स लॉ ने क्या किया, जो चार्ल्स हमारे पास साइंटिस्ट था, उन्होंने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल को कैल्विन में चेंज किया विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कैल्विन। तो क्या किया गया, इस टेम्परेचर को चेंज किया गया। मींस हमारे पास जो T1 टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट इसको हम चेंज करेंगे कैल्विन स्केल में। और कैल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखें जी 10 प्लस 273। तो 273 एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो हम 273 ऐड करेंगे वैल्यूज में और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी यहां पे 283 केल्विन। इसी तरह देखें, हमारे पास जो T2 टेम्परेचर है स्टूडेंट, वो है जी 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यूज आ चुकी हुई हैं, यही जो सेम हमने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन वैल्यूज को अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, इन वैल्यूज सेम वैल्यूज को हम अप्लाई करते हैं, मींस जी देखें हमारे पास V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब आप देखें, हमारे पास जो वॉल्यूम इनिशियली मौजूद है वो है 566 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है 283 केल्विन और हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो है 746 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है जी 373 केल्विन। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो स्टूडेंट यहां पे भी हमारे पास आंसर 2 है और यहां पे भी आंसर 2 है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। नाउ बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। तो आप यहां पे बोलते हैं, सॉरी बॉयल्स लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ is only obeyed when temperature is taken on केल्विन स्केल। ठीक है जी, अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे तो ही चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब यहीं भी मैं आपको समझाता हूं कि एब्सोल्यूट जीरो के। अब देखें जी, थ्योरेटिकली हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस देन वॉल्यूम ऑफ द गैस also equal to 0। ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस में जो 0 मौजूद है ना, वो हमारा एब्सोल्यूट 0 नहीं है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नहीं है। डिग्री सेल्सियस में हमने जब वॉल्यूम का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ फाइंड किया इन डिग्री सेल्सियस, तो रिलेशनशिप जस्टिफाइड नहीं था। हमने देखा कि चार्ल्स लॉ डिग्री सेल्सियस में ओबे नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नहीं है। दैट इज वाई टेम्परेचर के जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, अब याद रखिएगा यहां पे SI यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, हमारे पास टेम्परेचर के SI यूनिट क्या होते हैं, वो है जी केल्विन।
हम केल्विन यूज करते हैं, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है केल्विन हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, और जब हम 0 केल्विन से स्टार्ट करेंगे, देखिए जी 0 केल्विन से हम स्टार्ट करते हैं ऑनवर्ड, लाइक 100 केल्विन, हम मूव करते हैं लाइक 200 केल्विन, सिमिलरली 300 केल्विन एंड सो ऑन, हम मूव करते चले जा रहे हैं। तो देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अपने टेम्परेचर स्केल को अब अरेंज कर सकते हैं। ये 0 केल्विन हमारा एब्सोल्यूट 0 है, जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और इसी 0 केल्विन को हम अलग से स्टडी भी करेंगे, जो कि हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट 0। तो स्टूडेंट देखें, ये जो 0 केल्विन है ना, एक्चुअली इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं थ्योरेटिकली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट रिलेशन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक डायरेक्ट रिलेशन ये कहता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम होगी। तो अगर एक फैक्टर हम 0 कर देते हैं तो थ्योरेटिकली दूसरा फैक्टर 0 होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे थे कि जब हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम 0 नहीं हो रहा गैस का। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल नहीं है, तो हमने वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब है ये जो केल्विन स्केल है हमारा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होगा। और एब्सोल्यूट 0 इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे थ्योरेटिकली हर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है, क्या वो गैस गायब हो जाएगी, कोई जादू हो जाएगा उसके साथ? स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम 0 होने का मतलब ये होगा कि ये इतना लो टेम्परेचर होगा कि गैस जो है वो गैसियस स्टेट से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो देखें, हम चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ की जब बात करते हैं तो हम गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक गैस ही नहीं रहेगी, गैस की स्टेट चेंज हो जाएगी, वो गैस से लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो जाएगी, तो ये चीजें हम उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखें, अब हम 0 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेके आते हैं, आप देखें हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में गए हैं तो हमने 273 एक कांस्टेंट नंबर ऐड किया है। जब हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो हम इसी नंबर को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है 0 केल्विन का स्टूडेंट मतलब क्या होगा, 0 केल्विन का मतलब होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहां पे कहीं ठहर सकते हैं जहां पे 273 केल्विन हो, इसका मतलब होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर 0 है, लेकिन केल्विन स्केल में वो टेम्परेचर 0 नहीं है, वो 273 केल्विन है। तो आप जब इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे और फाइनली आप पहुंचेंगे 0 केल्विन तक, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये इतना लोएस्ट टेम्परेचर है कि इसमें किसी भी गैस की जो मोलिकुलर मोशन है वो बिल्कुल सीज हो जाएगी, रुक जाएगी इसमें। सिमिलरली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे यहां पे, तो हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। जैसे कि 300 केल्विन है, तो हम यहां पे अगर कहीं पे स्टॉप करते हैं लाइक 373 केल्विन, तो स्टूडेंट ये हमारे पास अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है इन केल्विन स्केल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। स्टूडेंट सिमिलरली हम इन टेम्परेचर स्केल्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और टेम्परेचर स्केल कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्मुलाज यूज करते हैं। मींस हमारे पास देखें, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मौजूद है तो इसको हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मौजूद है तो इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में मौजूद है तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं इन टेम्परेचर स्केल्स को कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्मूलाज जो ना स्टूडेंट आपके सामने मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं इस स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन टेम्परेचर स्केल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यही है कि आपने कैलकुलेशंस का ख्याल रखना है जब भी आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं 9/5 और 5/9 को लेके। तो आपने इस चीज को याद रखना है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट वो ये है कि आपने एक वैल्यू का बड़ा ख्याल रखना है, वो वैल्यू है जी -40। आपने क्या करना है, इस -40 टेम्परेचर को दोनों स्केल्स में कन्वर्ट करें। मींस एक दफा आप -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें और इसको कन्वर्ट करें डिग्री फ़ारेनहाइट में, और दूसरी दफा टेम्परेचर आप लें -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसे कन्वर्ट करें स्टूडेंट
डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें। और आप देखेंगे आपके पास क्या आंसर आता है, आप इसका आंसर जो ना वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आपको टेम्परेचर स्केल्स की जो ना वो कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो केल्विन ही रहेगा। वैसे स्टूडेंट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू होगी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नॉर्मली देखें अगर हम इस स्केल को पीछे की तरफ लेके आते जैसे कि देखें 0 डिग्री सेल्सियस तो -273 डिग्री सेल्सियस था 0 केल्विन पे, और डिग्री फ़ारेनहाइट में जब लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। आप इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल को यूजिंग फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आपके सामने जो ना वो शेयर भी किए हैं। तो स्टूडेंट चार्ल्स लॉ का टॉपिक जो ना हमने कंप्लीट किया विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद एक्सपेरिमेंट, और कुछ हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की जिसमें हमने ये बात की कि चार्ल्स लॉ सिर्फ केल्विन स्केल पे ओबे होगा, डिग्री सेल्सियस स्केल पे ये ओबे नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम ये जो टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट जीरो, इसको हम बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी खासियत ये है टॉपिक की कि इसको अलग से ही डिस्कस किया जाएगा, इसकी स्पेशलिटी है। इसलिए स्टूडेंट हम इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।